पाल जी से पूछा कि आपको क्या अंतर लगा भाजपा में और कांग्रेस में। इन्होंने कहा 3 चीजों का मुझे अंतर दिखाई दिया। एक, कांग्रेस में लोकतंत्र है और भाजपा में लोकतंत्र का कोई साथ नहीं, असहमति का कोई साथ नहीं। दूसरी बात इन्होंने कही कि कांग्रेस गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, कमजोर के लिए, जो संख्या में कम है उनके वो सोचती है, उनके लिए काम करती है। और भाजपा में इन वर्गों का कोई स्थान नहीं है, इनके लिए उनके मन में कोई सोच नहीं है, कहीं पर भी इसके लिए वो काम नहीं करते। और तीसरी बात इन्होंने कही कि भाजपा और विकास दोनों एक दूसरे के विरोध है, दोनों एक दूसरे के विरोध में है, क्योंकि भाजपा का विकास में कोई यकीन नहीं है, केवल बात विकास की करेंगे लेकिन काम विकास का नहीं करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज नारायण जी के जन्मदिन पर हम इस स्वराज भवन में यदि यशपाल जी का स्वागत कर रहे हैं तो ये एक प्रकार से चुनावी उनको हम लोगों के दूसरे शब्दों में श्रद्धांजलि जिनका यशपाल जी ने वर्णन किया, ये तिवारी जी के जीवन दर्शन की धारा। आज भी लोग यदि किसी को विकास को लोग कहते हैं तो उसकी तुलना नारायण तिवारी से करें। वो विकास के पर्यावरण बने, उसी तरीके से गरीब पर्वत थे। अभी प्रदीप जी ने बताया किस तरीके से उन्होंने हमारे राज्य के अंदर कई ऐसी योजनाओं को शुरू किया जो गरीबों के लिए। वो ये मान करके चलते थे कि कांग्रेस के ऊपर पहला अधिमान किसी चीज का बनता है तो देश के गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, कमजोरों का बनता है। और यही कांग्रेस की सोच, यही कांग्रेस की सोच। तो आज हम लोग ऐसे महापुरुष को याद कर रहे हैं और हमारे बड़ी खुशी की बात है कि हम अपने शरीर के एक एक ऐसे हिस्से के साथ बैठ करके तिवारी जी के कामों को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिनके बिना हम अपने आप को अधूरा समझते हैं। 2016 में कई लोग हमारा साथ हैं, कुछ उनमें से आना भी है, लेकिन उनकी कमी हमको कमी है। मगर यशपाल आर्य जी की कमी हम सब लोगों को हमेशा खलती है। और यशपाल जी आपने महसूस किया होगा, आपको यहाँ आते वक्त ऐसा नहीं लगा होगा या कांग्रेस में आते वक्त ऐसा नहीं लगा होगा किसी अनजान जगह पे जा रहे हैं, बल्कि आपको ये लगा होगा कि लंबे विदेश भ्रमण के बाद आप अपने घर में आते, अपने मकान में आते, अपने घर में आते। तो ये और एक चीज मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, कई लोगों ने कई बातें जब गए होता है काम भाई खुद को बताना पड़ेगा क्यों गए, लेकिन यशपाल जी ने कभी भी कांग्रेस के नेतृत्व यहाँ तक कि उस सेवक के विषय में भी कोई शब्द ऐसा नहीं कहा जिससे मन में कहीं पर कोई पीड़ा हो। कुछ परिस्थितियां होती हैं जो जाने हम में से किसके जीवन में कभी कोई ऐसा व्यक्तिगत सवाल आ जाए कि हम थोड़ी देर के लिए कोई दूसरी राह बना लें। मगर यदि फिर अपने घर में आते हैं तो यशपाल जी ने कहा कि सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर आ जाता है तो वो भूला हुआ नहीं। और हम ये कहना चाहते हैं कि आप सुबह के भूले थे या शाम के भूले थे, आपको हमेशा हम लोगों ने आपके पूर्वजों में, आपके बड़ों ने इतने सालों तक कांग्रेस को सत्ता में रखा, हम इस बात को कभी नहीं। कई लोगों को बड़ी दिनें भी चली, लोगों ने कुछ आलोचना भी की, बड़े सवाल भी उठाए कि भाई क्यों हरीश रावत ऐसा कहा। जब पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने और जब उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं एक टूटी
छप्पर में पैदा हुआ और मेरी माँ उठे होते हैं गोबर के, उनको बना करके हमारे परिवार की आजीविका चलाते थे। और मेरे पिताजी थोड़े से उन्होंने बाद में एक टेंट छोटा सा कुछ कुर्सी में इत्यादि रख दी, तो इधर उधर लोगों के वहाँ हम अपने कदमों में बाप बेटे लेकर के जाते थे। तो आज मुझको राज्य का ये जिम्मेदारी मिली है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे यही तो कांग्रेस का दर्द है, और ऐसे ही दर्द से निकले हुए लोगों ने ही कांग्रेस को बनाने का था, कांग्रेस को खड़ा करने का था। तो आप भी ऐसे ही लोगों में आते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि कभी भगवान ऐसा अवसर दे कि उत्तराखंड में भी हम किसी गरीब के बेटे को, बहुत गरीब के बेटे को, और हमारे वहाँ परंपरा से दलित को गरीबी माना जाता है, सरकार को गरीबी माना जाता है, तो उसके बेटे को यदि हम मुख्यमंत्री देख सके तो हमारे लिए इससे तो बड़ी सुविधा है। और कांग्रेस के लिए एक नई धारा बनी, कई लोग उसको कई रूपों में इधर उधर विश्लेषण करने की कोशिश करते, और भाजपा जैसी पार्टी, मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, वो हर बांटने वाली चीज को एक कानाफूसी के तौर पर लेने का काम करते हैं। हमारे बयान को लेकर के भी बहुत सारे लोगों से इसको कानाफूसी के तौर पर दुष्प्रचारित किया गया है, और कांग्रेस के लोगों को इस मामले में सावधान है, ऐसी चीजों पर फौरन पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं। जो भी एजेंडे हैं उनके पास, या हमारे मुसलमान भाई, और यदि मुसलमान भाई नहीं रहेंगे तो कोई और बांटने वाला इशू मिल जाए उनको, तो भाजपा वाले उसको लपक लेते हैं, जैसे बस प्रसाद मिल गया हो उनको, तो इस तरीके से लेते हैं। तो हमको उनसे विशेष तौर पर सावधान रहेगा। और आज मैं यशपाल जी और विक्रमता जी, इन सब सरिता जी, इन सब अपने भाई बहनों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड दो चीजों में एक मॉडल राज्य बन सकता है। एक, हम ऐसे राज्य हैं जिस राज्य के अंदर लगभग 90% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की, ऐसी विशिष्ट स्थिति बहुत कम है। और हिंदुओं में भी जितने लोग उच्च वर्ण तथा कथित वर्णिता के साथ जुड़े रहते हैं, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, शिल्पकार हो, वैसे लोगों की संख्या भी यहाँ सर्वाधिक है। लेकिन हमको उस मानसिकता से हटकर यहाँ एक सर्वधर्म संभाव वाला, सर्वजाति संभाव वाला एक ऐसा समाज बनाना चाहिए। हमारा राज्य ऐसा समाज का पुण्य होना चाहिए जिसमें सबके बीच में समन्वय हो, सामंजस्य हो, सद्भाव। और ये काम और कोई नहीं कर सकता है, केवल कांग्रेस कर सकती है। मैं अपने नई पीढ़ी के लोगों से, नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इस आदत को जरूर ध्यान में रखें, उसको जरूर अपनाने का काम करें, उसको लेकर के चलने का काम करें। क्योंकि हमको केवल सरकार ही नहीं बनानी है, हमको एक ऐसी सरकार बनानी है जो सरकार अपने आप में सबको समावेशित करते हुए सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता रखने वाली सरकार हो। और वो तभी हो सकता है जब पार्टी के अंदर हम जो कमजोर है, जो पिछड़ा हुआ है, जो बहुत पीछे खड़ा है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे वो छोटे नौजवान हो, उनको आगे लेकर के आना है। एक मैं अपने नौजवान यूथ और दूसरे लड़कों से भी बात करें, पता नहीं उनको हमारी बात कितनी विश्वसनीय लगेगी, मगर मेहनत के अलावा राजनीति में कोई दूसरा रास्ता नहीं और ज्ञान के, समझ के, मेहनत और ज्ञान का समावेश करोगे तो सब कुछ पाएगा। और हमने नारायण दत्त जी से यही सीखा
जो 3-3 बजे तक नारायण जी उन्होंने एक बिजली का बल्ब भी बहुत बड़ी कीमत रखता था। तो गांव गांव में जो है दूर दूर तक ही कभी कभी मैं अपने मन में सोचता था कि ये एक गांव की बिजली के लिए नारायण जी 300 250 किलोमीटर चलते। लोग मुझसे कहते थे कि तुमकी जेल में मेरी घर में छुट्टी दी थी कि तुम 3-4 बजे तक क्यों बैठने लेते हो, काम करते हो। फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री सहायता पुलिस वाले जिंदे वालों में अपने हाथ से दिखते क्यों करते रहता। तो मैं कहता था हमारी शिक्षा दीक्षा ही है। हमने राजनीति में जिन लोगों को देखा उनसे ही भाई, तो मैं एक क्या बात चाहता हूँ कि हमारे जो नौजवान साथी थे तो हमसे यशपाल जी से हम लोग उसी स्कूल के विद्यार्थी दुर्गाबाद जी और बहुत सारे लोग यदि हमसे कुछ सीखना चाहते हो तो इस बात को सीखो कि परिश्रम के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये नारे रास्ता नहीं कि हरी सावत आगे बढ़ो इच्छा जा रहे हैं कभी कभी तो मैं देखता हूँ बननगर हरी सावत आगे बढ़ गया तो नारा आधा ही रह जाता है। वापस आएंगे शाम को। तो जब तक वो आगे बढ़ो कहते तब तक मैं गाड़ी से निकल जाता हूँ तो आगे बढ़े हुए 6-7 बजे तक आ जाएंगे, 7-8 बजे तक। तो इसका मतलब है मैं ये तो शाम को कर लेंगे इंटरव्यू, ये तो शाम को कर लेंगे इंटरव्यू। ये समय मौका है ठीक है। यदि कांग्रेस का झंडा हाथ में दोगे, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, जुटोगे, संघर्ष करोगे तो फिर तुम में से भी बहुत सारे लोग अहिंसाओं की बन सकते हैं, दूसरे लोग और यदि उसमें जुटोगे नहीं तो फिर जो है तुम केवल अपने तक ही तो आपको सबके साथ लेकर के सबके साथ चलना है। तो इसके लिए मेहनत का रास्ता सीखो। केवल युवा कांग्रेस का उनके भाई और महिला कांग्रेस की बहनों से मेरा एक काम आप लोग ये जरूर सोचिए, हम लोग सब आपके साथ जो आप लोग राजनीति में हैं, सामाजिक जीवन में हैं, आपके लिए रास्ता बनाने का दायित्व हमारे ऊपर। मगर ये ध्यान में रख करके चलिएगा कि लोकतंत्र के अंदर संख्या का बल है, जीतने का बल। हमको हर हालत में 35-40 है, नहीं तो सरकार नहीं आएगी तो हम कितना हम आपके सम्मान का रास्ता ही नहीं, तो रास्ता आधा क्यों गया। हम जहाँ जहाँ हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं वो राजनीति में हैं, उनका भरपूर सम्मान करेंगे, उनको आगे लाएंगे, उनको अवसर देंगे। मगर उसके लिए जो जीत का बैरियर है वो बैरियर को क्रॉस करना बहुत बड़ी है। और जहाँ भी जो कोई सक्षम महिला होगी जो चुनाव जीत सकेगी, जिसके लिए अगर पड़ोस पड़ोस परिस्थितियाँ कहेंगी ये चुनाव जीत सकती है या युवाओं के लिए कहेंगी, तो उनको हम हर हालत में अवसर देंगे, उनके लिए हर हालत में काम करेंगे। मगर उसको जिताने के लिए आपको भी हर हालत में काम करना, जिसको अवसर मिल रहा है उसके लिए जिताने के लिए भी हर हालत में काम। हमारे इस समय सदस्यता अभियान चल रहा है उत्तराखंड में, जो पहले हम स्टार्ट कर दिया और अब राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी ने 1 नवंबर से सदस्यता अभियान चालू। अब ये चुनौती से जीती हुई कांग्रेस है, तो इस सदस्यता अभियान में आपको वास्तविक रूप में सदस्य, ये ऐसा नहीं होना है कि हरीश रावत ने किसी ये कह दिया है कि इसको मेरे नाम नंबर, मेरी संख्या, मेरे नाम की ये वो कटवा देना और 25 बना देना, 30 बना देना। अब और हम इतना ध्यान रखेंगे कि जो लोग मेंबरशिप करेंगे, इसमें जो लोग मेंबरशिप करेंगे, जिनकी मेंबरशिप वेरीफाई हो जाती है, उनके साथ पीसीसी और एआईसीसी में अन्याय नहीं होता। तो मैं उसको अंतिम लड़ाई में हमारे पास में लड़ने का बहुत समय नहीं, बहुत कम समय,
तो उस कम समय में ऐसे कार्यकर्ता का हक न रहे जो हमारे साथ लोगों को जोड़ रहा है और सदस्य बना रहा है, घर घर गाँव जा रहा है। इस समय जो उम्मीदवार बन रहे हैं उन सबसे मेरा आग्रह उम्मीदवारों का सबका स्वागत है। लेकिन हम लोग दिसंबर में सुनना शुरू करेंगे कि उम्मीदवार कौन है। अभी तो हमको ऐसा लग ही नहीं रहा है तो क्योंकि हमारी शादी की बात तो तब होती है, उसको हम सुनना चाहेंगे जब कोई कहेगा कि यार ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ ये हो रहा है या यहाँ इतनी मेहनत से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम तो इस समय ये सुनना चाहेंगे। अब उम्मीदवार सुनाते हैं कि बेचारे जो है कि मेरे उम्मीदवारी का क्या होगा, हरा का क्या होगा, ये सब बातें कर रहे हैं। अब मेरा आप सब उम्मीदवारों से आग्रह है कि नवंबर तक आप मेंबर बनाने में नए लोगों को जोड़ने में इस समय जितने सर्वेक्षण आ रहे हैं क्योंकि भाजपा दो चीजों में आगे है, एक संगठन के मामले में और दूसरा धन के मामले में और तीसरा छल के मामले में भी आगे है। झूठ बोलना अच्छा और ये तीन तरीके की एक्सरसाइज। तो अब हम तो ये एक्सरसाइज करने सकते धन आ भी रहा है और जो है संगठन, तो एक ही तरीका है हमारे पास, जितने लोग हैं वो संगठित हों और संगठित तरीके से नए लोगों को अपना, विशेष तौर पर कमजोर लोगों को अपना, गांव के लोगों को अपना, संघर्ष के नए नए मुद्दे खाते और जो व्यक्ति जितना संघर्ष कर रहा होगा, जितने संघर्ष के मुद्दे उठा रहा होगा, हम उम्मीदवारी में उसको उसकी अतिरिक्त योग्यता मानकर करें। ये जरूर बताइएगा कि मैंने मेंबर कितने नहीं बनाए, ये जरूर बताइएगा कि कितने जो स्वागत समारोह में नहीं, संघर्ष समारोह में आपने कितनी जगह भाग। कभी कभी हालत ये हुई है कि AICC से सर्कुलर आता है, UCC से सर्कुलर आता है और हम लोग जो है प्रकाश पुतला बना करके वो भी ऐसा नहीं बनाते कि आधा 1 घंटा में पुतला में समय तो लगे, ऐसा पुतला बना देते जो 5 मिनटों में उसको ला करके ऐसा बना करके काम चला लेते हैं। सही तो बात। आप उससे काम नहीं चलेगा। कमर कशो और नए सिरे से जुड़ जाओ। और ऐसा नहीं है कि जब कमर कसी जाती है 1980 में, आज तो हमारे पास बड़े बड़े नेता बहुत हैं, लेकिन 1980 में तो बड़े बड़े नेताओं का अभाव हो गया था। लेकिन तब भी जो है छोटे छोटे कार्यकर्ता कांग्रेस की सरकार में वापस आए थे, बड़े नेता को बात लौट कर गए। और 2002 में भी हमने हमारे साथ छोटे छोटे लोग थे, जो बड़े बड़े नेता थे, वो तो दिल्ली तक यही बनाने में रहते थे, 5 आ जाए 10 आ जाए बहुत है। लेकिन जो छोटे छोटे कार्यकर्ता थे वो जुट पड़े और उन्होंने 2002 में कांग्रेस को यहाँ ले आया। हमारी स्थिति थी उत्तर प्रदेश जैसी हुई थी। तो इसलिए एक बार फिर जुटो और इस बार हम बड़े क्रिटिकल मोड पर हैं, क्योंकि आपसे इसको छुपाने की बात नहीं है। क्रिटिकल मोड ये है कि एक तरफ हमारी प्रतिद्वंदी के रूप में भाजपा है जो सत्ता में है, और दूसरी तरफ एक झूठ का पूरा पिटारा लेकर के एक दूसरा नौटंकीबाज आ गया है। देश के अंदर 2 बड़े नौटंकीबाज हैं। एक ने तो नौटंकी कर करके दिल्ली में सरकार बना ली और दूसरे ने भी दिल्ली में ही सरकार बनाई। वो भी छोटा मोटा नौटंकीबाज नहीं है, एक बड़ा है तो एक छोटा है, लेकिन दोनों नौटंकीबाज हैं। ये जो दूसरा वाला नौटंकीबाज है ये हमारे वोटों को खा रहा है। ये जो लोग हमारी तरफ स्वाभाविक रूप से आ रहे हैं ये उनके रास्ते में खड़ा है। इसलिए मैं आप लोगों को सावधान कर रहा हूँ, यदि इस बार वहीदुल्ला साहब कांग्रेस को लाने से चूके तो फिर लड़ाई लंबी हो जाएगी। ये भाजपा के मित्र वोट कटुआ बहुत आगे हैं, इन वोट कटुआ लोगों से भी सावधान है। इसलिए इस बार हम सब लोगों को ऐसा प्रयास करना है कि हम भाजपा को लक्ष्य मान करके उन पर हमला करें और हम लड़ते हुए दिखाएं
और उत्तराखंड में लोग उसको वोट देंगे जो लड़ता हुआ दिखाई देगा। तो हमको कांग्रेस को जनता के जितने मुद्दे हैं उन पर लड़ते हुए दिखाई देना चाहिए। और उसके लिए कहीं से सर्कुलर आ रहा है नहीं आ रहा है। अब अभी हमारे पास कोई सर्कुलर थोड़ी आएगा कि किसान धरने पे बैठे या बड़ा लोग बैठे। अभी ललित ने बताया कि सफाई कर्मी बैठे हुए हैं। जहाँ जो मौका है, जहाँ संघर्ष के लोग जुड़ते हैं उनके साथ कांग्रेस के लोग अपने को आइडेंटिफाई करिए। इस समय जो भी संघर्षशील लोग काटते हैं उनके साथ जुड़िए। वो लोग आपको सत्ता में वापस लाने का मौका बनेंगे। और हमारा आपसे वादा है कि ऐसी ताकतों के साथ हम पहले 1 साल के अंदर ही सत्ता में आने के बाद न्याय और नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सब चीज़ों के लिए हमारे पास बहुत कुछ हम है। कुछ बातें मैंने अलग अलग मौके पर कही है आपको। मैंने 2 साल पहले आपसे हल्द्वानी में कह दिया था कि हम 200 मीटर बीबीसी को देखा था। उस दिन हमारे कुछ साथियों ने जरा सा नाम हो चढ़ाई थी, लेकिन आज हमारे पास वही 200 यूनिट के लिए जो मैंने रामलीला मैदान में कहा था वो शीट है। अभी मैंने कहा है कि हम हर परिवार को 200 रुपया पर मंथ गैस सब्सिडी के रूप में देता है। क्योंकि महिला हम केवल महंगाई में कहेंगे तो लोग उतने कारगर तरीके से नहीं। जब हम कहेंगे महंगाई है, इसने रुला दिया, तुमको बर्बाद कर दिया, लेकिन हमको अवसर मिलेगा तो इसमें हम थोड़ी राहत पत्र पुष्पों की तुम तक पहुँचाने का काम करेंगे तो उनको हमारी सिंसियरिटी में भरोसा होगा। नहीं तो लोग कहेंगे विपक्ष वाले भी ऐसा कहते हैं। महिलाओं के लिए हमने पहले ही बहुत कुछ किया, बहुत सारी योजनाएं। कमजोर तबके के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं दी। अभी प्रदीप जी जब गौरा नंदा और कन्या धन योजना का जिक्र कर रहे थे तो किसके लिए थे? गरीबों के लिए, किसों के लिए। लेकिन उन सब योजनाओं में हमने कसूरा निकाल दिया। 69,000 महिलाओं की पेंशन बंद हुई। आखिर 1,13,000 पेंशनों से हमने 3 साल के अंदर 7,25,000 समाज कल्याण के पेंशनराशि बनाए। तो कोई ऐसी हवा में थोड़ी नहीं, इसी धरती के लोग तो थे। उनमें से 69,000 महिलाओं की पेंशन भाजपा ने बंद कर दी और हम उन तक पहुंच नहीं पाए। एपीएल के कार्ड धारकों को सस्ता गेहूं चावल देने वाले हम पहले राज्य थे। 5 रुपए किलो गेहूं और 9 रुपए किलो चावल, लेकिन बंद कर दी इन्होंने या उसका मूल्य बढ़ा दिया। हम उनके खिलाफ सबसे गले की दुकान पर जाकर के प्रोटेस्ट नहीं करते। हम उन सब चीजों में जो हमारी योजनाएं है, और इतना बड़ा पहाड़ है, सब जो है मलबे का, झुमरे का, चौराहे का, मिर्च का, सब चीजों की जितने हम उत्पादन सब्सिडी दे रहे थे वो सारी सब्सिडियां बंद हो गई। हम यदि छेड़ेंगे, जिनको भाव लगा है इस सरकार से, उसको जब छेड़ेंगे, ऐसे उसका हाथ लगाएंगे तो वो हमारे साथ आ। लेकिन हम छेड़ेंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कैसे समझेगा व्यक्ति? कई लोग तो ये समझ ही नहीं पाते कि सरकार में बात करी नहीं। एक जगह में गया, एक सैनिक महिला आई, किसी शादी में गया तो उन्होंने मेरे सर में हाथ रखा। उनको मैंने हाथ का तो उन्होंने प्रभाव में सर में हाथ रख करके कहा, नाती फिर वो जो पहली भेजिए हम भेजते थे पौष्टिक आहार, उसको बंद कर दी। मैं को हम हार गई, हमने बीचों में मेरा हाथ का दिले को हाँ, अरे तू हार कैसे? तो कह रहे थे वहाँ नाश हो जाओ। इतना गुस्सा था उनको, उसके पौष्टिक आहार बंद हो गए। लेकिन उस तक पहुँचा ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं, क्योंकि हमने उन वर्गों के लिए किया जो अपने अधिकारों के प्रति इतने जागरूक नहीं थे। अब उसको जागरूक करना, उसके दर्द को अपने वोट में कन्वर्ट करना हमारा फर्ज है। उसमें दरअसल लगिए, जानकारी आप सब लोग हैं, उनको दोहराइए, पर बार बार कहिए, क्योंकि वो आपकी उपलब्धियां हैं। वहाँ से आप आगे का रास्ता बना पाएंगे, वो रास्ता बनाने का काम है। तो मैंने ये कुछ बातें इसलिए कही क्योंकि कांग्रेस का दफ्तर है, नारायण जी को याद कर रहे हैं और नारायण जी के
ये यशपाल जी उनकी कॉपी है। हाँ, ये कई मामलों की कॉपी है, उनका है, है और धैर्य में, सब चीज़ों में उनकी कॉपी है। तो इसलिए भी मैं इस बात को, इस अवसर का उपयोग करके कह रहा हूँ कि हमको उन सब चीज़ों को अपने में समावेशित करके, और इस समय संघर्ष का पुतला बनना है, संघर्ष का हम चलते फिरते संघर्ष दिखाई, संघर्ष दिखाई, जहाँ जो जनता का सवाल होता है उसमें लड़ पड़े, और जहाँ भाजपा की कुछ कमियां हैं उनको उंगली लगा लगा करके कहें। मैं भाजपा वालों की एक बात के लिए तारीफ करूँ, हमारी भी कई बड़ी मीटिंग हो रही थी और उसमें यदि भाजपा की निंदा हो रही हो तो उनका एक ही आदमी भी होगा तो आवाज उठाता है। मैं रानीखेत में वाल्मीकि लोगों को मंदिर के शिलान्यास के लिए गया था, सब कांग्रेस के लोग थे, मगर 3 लोग ऐसे थे वाल्मीकि लोगों में जो उनके पक्षधर थे, और उन तीनों ने अपनी बात वहाँ कही और कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये उनकी खासियत है, और हम अपनी बात नहीं कहते, हमारे नेताओं को कोई गाली दे दे, हमको गाली दे दे, हमारा कुल कौन है, हमारा कांग्रेस कुल है, हमारे कुल को कोई गाली दे दे, हम जो है चुप रह जाते हैं। तो जरा सा तो वो एक बात माहौल आगे पहुँचे, जरा इसको जरा खोल करके अपनी बात पक्के तौर पर करिए। तो मैं एक बार फिर आप सब लोगों के साथ श्री यशपाल आर्या जी का जो दफ्तर में ये पहली बार आ रहे हैं, मेरी उपस्थिति है, ये ऐसे दिन आ रही थी वो पीरियड के बाद ये आए थे, और आप पहली बार आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि एक बार सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के यशपाल आर्या जी का ताली बजा करके